हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सोशल साइंस 2025-26 क्लास 7th का क्वेश्चन पेपर। नाउ आप में से काफ़ी सारे बच्चे हो गए हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आने वाले हो गए, सो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन है MCQ टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, विच टू मेजर सिटीज वर अंडर द कंट्रोल्स ऑफ द चाहमानास। नाउ जो चाहमानस है उनका एक दूसरा नाम भी था, दे वर ऑल्सो कॉल्ड दी चौहान्स। ठीक है, दे वर ऑल्सो नोन एज दी चौहान्स एंड दे वर अ सिग्निफिकेंट इंडियन डायनेस्टी दैट रूल्ड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान फ्रॉम द 6th to 12th century अलॉन्ग विद द सराउंडिंग एरियाज। तो ये थे चौहान्स या चाहमानस। ठीक है, नाउ इनके मेजर सिटीज़ क्या थी? मेजर सिटीज़ जो चौहान्स के कंट्रोल्स में थी ये थी दिल्ली एंड अजमेर। दे वर दी मेजर सिटीज़ दैट वर अंडर कंट्रोल ऑफ दी चाहमानस या चौहान्स। ना आप सोच रहे हैं कि दिल्ली एंड अजमेर इनके कंट्रोल में कैसे हो सकती है अगर ये मेनली राजस्थान को रूल करते हैं। वेल, इसका रीज़न ये है कि ये राजस्थान के साथ साथ सराउंडिंग एरियाज़ को भी रूल करते थे। ओके, सो दिल्ली एंड अजमेर इनकी टू मेजर सिटीज़ थी दैट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाहमानास या चौहान्स। फिर सेकंड क्वेश्चन, विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली? इट वॉज तोमारा राजपूत, अ नागा पाली of the Tomar dynasty. So he was the ruler which first established his or her capital at Delhi. फिर थर्ड, who wrote the famous book अकबरनामा? इसका ऑथर कौन था इस वाली बुक का? It was अबुल फैजल. He wrote the famous book अकबरनामा. फिर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? इनमें से नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? सो हमारे ऑप्शंस हैं डेजर्ट, फॉरेस्ट, एक्वेरियम और लेक्स। ना जो डेजर्ट है ये भी नेचुरली बनता है, फॉरेस्ट भी नेचुरली बनता है और जो लेक्स है ये भी नेचुरली बनता है। ये तीनों नेचुरली बनते हैं। इनमें से नेचुरली कौन सा नहीं बनता? इट इज़ एक्वेरियम। जो एक्वेरियम है वो ह्यूमंस बनाते हैं ताकि वो एक्वाटिक लाइफ को, जो भी एनिमल्स जो पानी में रहते हैं या कुछ प्लांट्स भी पानी में रहते हैं, उनको दिखाने के लिए एक्वेरियम्स बनाते हैं ह्यूमंस। लेकिन ये नेचुरली एग्जिस्ट, मतलब नेचर ने नहीं बनाए होते एक्वेरियम्स, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होएगा। फिर क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट? इनमें से इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट कौन सा है? इट इज़ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है ऑप्शन बी, इट इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। आप सोच रहे हैं कि ग्रोइंग पॉपुलेशन से थ्रेट क्या मिलता है एनवायरनमेंट का? कैसे होता है? वेल, क्योंकि जब पॉपुलेशन बहुत सारी ग्रो हो जाती है तब उसको बोलते हैं हम ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं उसको। और ओवर पॉपुलेशन का एक हार्मफुल इफेक्ट ये है कि बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होगी, चाहे वो खाना हो, पानी हो, जनरल से रिसोर्सेज हो। जैसे कि जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके, जो भी आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं जो आप डेली यूज़ करते हो वो भी, तो बहुत सारे लोगों को उनकी ज़रूरत हो जाएगी। और अगर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होएगी तो फिर चांसेस हो सकता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कीप अप ना कर पाए, जितने लोगों को रिसोर्सेज चाहिए वो दे ना पाए। इसकी वजह से जो हमारी सारी रिसोर्सेज, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं वो सारी जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से ओवर पॉपुलेशन होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होता है काफ़ी जल्दी से। इसलिए ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है ये एक थ्रेट है टू द इन्वायरमेंट। लेकिन ग्रोइंग प्लांट्स और ग्रोइंग क्रॉप्स दे आर नॉट कंसिडर्ड थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट। फिर सिक्स, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। नाउ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्या है? इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर वाली लेयर। इट इज़ दी कोर। जो कोर है CORE, जो कोर है ये है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है, क्रस्ट, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, अगर बाई चांस इस क्वेश्चन का ऑपोजिट आ गया, व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, तो आप लिखोगे क्रस्ट। जो क्रस्ट है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ।
और फाइनली जो मेंटल है ये कोर और क्रस्ट के बीच में आता है, ठीक है। और रॉक्स कुछ नहीं होता, रॉक्स और लेयर्स ऑफ द अर्थ का कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, ठीक है। और याद रखना कभी कभी यार जो कोर है वो दो चीज़ों में भी डिवाइड होता है। कोर की दो डिविजन भी होती है, दे आर कोर की टू डिविजन होती है, वो होती है इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। कोर को हम दो चीज़ों में डिवाइड भी करते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। तो वैसे आप इनके नाम से ही जान सकते हो क्या, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे बोल देता है ऑप्शन आया, अगर यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो रिप्लेस हो गया विद आउटर कोर और ये ऑप्शन भी था इनर कोर, तो आपको इनर कोर ही लिखना है, ठीक है। इनर कोर लिखना है उस वाले केस में। कभी यार ऐसा भी आ जाता है कि जो कोर है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिंप्लिसिटी की वजह से दोनों कोर को सेम मान लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर आर मशरूम रॉक्स फाउंड। जो मशरूम रॉक्स होते हैं वो कौन सी जगह फाइंड किए जाते हैं। सो दे आर फाउंड इन दी डेजर्ट टाइप एरियाज। जो मशरूम रॉक्स है दे आर फाउंड इन ऑप्शन बी डेजर्ट्स। फिर 8, व्हाट वाज द इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन 8 है, व्हाट वाज द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इन भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। जो भुज अर्थक्वेक था जो 26 जनवरी 2001 में हो इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इसने प्राइमरली भुज टाउन को अफेक्ट करा था, इसलिए इसका नाम है भुज अर्थक्वेक। तो जो भुज अर्थक्वेक था ये काफ़ी डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक था। तो हमें यहाँ पर इस अर्थक्वेक का इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड बताना है। सो रिक्टर स्केल में, रिक्टर स्केल वो स्केल होता है इससे हम अर्थक्वेक्स के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। सो रिक्टर स्केल में इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी थी 6.9। सो जो ऑप्शन भी है 6.9 ये करेक्ट होएगा। द इंटेंसिटी ऑफ द भुज अर्थक्वेक वाज 6.9। फिर क्वेश्चन 9, विच प्रेसिपिटेशन व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इट इज कॉल्ड। जब जो प्रेसिपिटेशन है मतलब जो स्काई से आता है मटेरियल्स, जो प्रेसिपिटेशन है जब वो लिक्विड फॉर्म में, आपने डिफरेंट स्टेट्स पर ही होगी सॉलिड लिक्विड गैस, तो जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है जैसे कि पानी है उस वाली फॉर्म में आता है तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसका नाम क्या होता है। तब उसका नाम होता है ऑप्शन बी रेन। ओके, सो जो रेन है इट इज़ द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विच कम्स डाउन इन लिक्विड स्टेट, ए लिक्विड फॉर्म। सो ऑप्शन बी रेन करेक्ट होएगा ना। ऑप्शन है इनकरेक्ट है क्योंकि जो क्लाउड्स है वो थोड़ी ना आते हैं अर्थ के नीचे। जो क्लाउड्स है वो रेन को कॉज करते हैं लेकिन वो थोड़ी ना आते हैं एज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसलिए जो ऑप्शन है क्लाउड ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी है स्नो ये भी इनकरेक्ट होएगा क्योंकि जो स्नो है इट इज़ एक्चुअली अ सॉलिड, ठीक है। जो स्नो है वो सॉलिड स्टेट में आता है, सॉलिड, इसलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट होएगा। सो ऑप्शन बी रेन ये करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन 10, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गैस वी इनहेल। तो जो गैस जो हम इनहेल करते हैं, सबसे पहले आप बताइए गैस जो है हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन कौन सी गैस हम करते हैं। आपने गैस किया होगा ऑक्सीजन और ये करेक्ट है। हम कौन सी गैस को ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन। ओके, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन गैस, हम ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ करते हैं या इनहेल करते हैं। सो जो ऑक्सीजन गैस है, जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, आपको उसके बेसिस में बताना है कि कौन सी गैस हम इनहेल करते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप गैसेस की परसेंटेज को याद रख लो, लेकिन अगर आपसे याद नहीं होनी तो आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो। इस वाले केस में याद रहा क्या था आपके पेपर में ये डायग्राम ना दिया जाए। सो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, जो ये लिखा हो इट इज़ ऑक्सीजन। सो जो यहाँ पे ऑक्सीजन है इसकी मात्रा कितनी रखी है, परसेंट कितना रखा है, इट इज़ 21%। सो सेंस हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है 21%। सो ऑप्शन बी करेक्ट होएगा। बाकी सब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑक्सीजन की वैल्यूज़ को याद रख लें और नाइट्रोजन की वैल्यू को याद रख लें, क्योंकि क्या पता जो ये डायग्राम है ये पेपर में बाई चांस ना आए। क्या था ये पेपर में बाई चांस ना आए ये वाला डायग्राम,
इसलिए आप इनको याद रख लें कि ऑक्सीजन की वैल्यू है 21%, नाइट्रोजन की है 78% और अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इसकी परसेंट है 1%। ठीक है। फिर क्वेश्चन 11, इन दी 1975 फिल्म दीवार अ बॉय हु वर्कड एज अ शू साइन रिफ्यूजेस टू पिक अप अ कॉइन थ्रोन एट हिम, दिस शोज द एक्ट ऑफ। नाउ जो 1975 में फिल्म रिलीज हुई थी, इसका नाम था दीवार, उसमें एक बॉय जो एक शू साइनर का काम करता है। शू साइनर मतलब जो आपके जूतों को चमकाता है। सो एक बॉय जो एक शू साइनर का काम करता है, ही रिफ्यूज टू पिकअप अ कॉइन, एक सिक्के को पिकअप करना उसने रिफ्यूज़ करा था, मना कर दिया था, जिसको थ्रो किया गया था बाय अ रिच पर्सन, किसी अमीर इंसान ने उस कॉइन को थ्रो करा था। तो जो ये वाला एक्ट है उस बॉय का, ये क्या चीज़ शो करता है, हमें इस एक्ट से क्या टीचिंग मिलती है? इससे हमें पता चलता है डिग्निटी। डिग्निटी कैसे? क्योंकि जो वो अमीर इंसान था उसने वो कॉइन उस बॉय को दिया था एज अ चैरिटेबल एक्ट। चैरिटेबल मतलब कि वो उस बॉय को दिखा सके कि वो उसकी मदद करना चाह रहा है, वो गरीब की मदद करना चाह रहा है। लेकिन जो वो बॉय है, ऑल्दो वो गरीब तो हैगा, लेकिन वो बॉय बिलीव करता है कि वो अपने जो भी वो पैसा कमाएगा वो ऑनेस्ट तरीके से कमाएगा, और वो कोई भी फ्री चीज़ है, चाहे वो फ्री का पैसा भी ना हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये एक तरह से अपनी डिग्निटी दिखा रहा है कि चाहे आप कितना भी सोचो कि मैं गरीब हूँ, मैं इस बच्चे को सिक्का दे दूंगा, अपना अच्छा दिखाऊंगा, वो नहीं एक्सेप्ट करूँगा। मैं अपने वर्क को, अपने पैसे को फेयरली कमाऊंगा थ्रू माय वर्क। सो ये जो इसका एक्शन है इस बॉय का, ये डिग्निटी दिखाता है, इसलिए ऑप्शन बी डिग्निटी करेक्ट होगा। और डिग्निटी का मतलब क्या होता है? डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट। डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट। सो ये बॉय डिग्निटी दिखा रहा है इस काम को करके। फिर क्वेश्चन 12, रोजा पार्क्स इज सिंबलाइजिंग विच मूवमेंट? नाउ फर्स्टली जो रोजा पार्क्स थी वो एक ब्लैक एक्टिविस्ट थी, वो एक ब्लैक लेडी थी, और वो रेशियल फ्रीडम चाहती थी कि जो ब्लैक्स है और वाइट्स लोग हैं, ब्लैक और वाइट लोग, उन दोनों के बीच में इक्वालिटी हो जाए। सो रोजा पार्क्स ने इस ड्रीम को अचीव करने के लिए कौन सा मूवमेंट शुरू करा? सी स्टार्टेड दी सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है। और उसने सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट क्यों करा? क्योंकि कोई इंसान जो था, कोई वाइट मेल, वो उसको बोल रहा था कि वो अपनी बस की सीट से हट जाए। और क्यों? क्योंकि वो एक ब्लैक वुमन थी। तो इस वजह से उसने डिनाई करा, उसने रिफ्यूज़ करा अपनी सीट को देने के लिए। तो इसके बाद से उसने ये सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट करा ताकि ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में इक्वालिटी हो जाए और बाकी सारी रेसेस के बीच में भी इक्वालिटी हो जाए। फिर क्वेश्चन 13, एसडीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसडीजी? ना जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनकी फुल फॉर्म होती है जो मैंने अभी बोला, ऑप्शन सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो द फुल फॉर्म ऑफ एसडीजी इज ऑप्शन सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर क्वेश्चन 14, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डबल बर्डन एज मेंशन्ड इन द चैप्टर ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स? एक चैप्टर था, क्या था वो आपकी बुक में हो, एक चैप्टर था विच इज़ ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स ना, जिसमें एक टर्म यूज़ की गई थी जिसको बोलते हैं हम डबल बर्डन। तो इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, इस चैप्टर के बेसिस में डबल बर्डन का मतलब क्या होता है? ना जो वुमेन है, खासकर जो गर्ल्स है, उनको दो काम करने होते हैं, उनके पास एक तरीके से 2 ड्यूटीज़ होती है। सबसे पहली ड्यूटी होती है अपने घर में, जहाँ पे उनको केयर करनी होती है, हाउस होल्ड चोर्स करने होते हैं, चाहे वो लॉन्ड्री जो आप कपड़े हैं उनको साफ़ करना, या वो घर को साफ़ रखना, या वो खाना बनाना, या वो बच्चों की केयर करना। तो ये एक ड्यूटी होगी। ठीक है, हाउस होल्ड वर्क एक ड्यूटी होगी इनकी। फिर उसके साथ साथ काफ़ी वुमेन की एक दूसरी ड्यूटी भी होती है जहाँ पे उनको बाहर जाना होता है और बाहर नौकरी करनी होती है ताकि वो पैसे कमा सकें और फैमिली इनकम को इंक्रीज़ कर सकें। तो एक ड्यूटी थी उनके घर के अंदर हाउस होल्ड वर्क, और एक ड्यूटी थी बाहर आउटसाइड वर्क। सो उनका 2 ड्यूटीज़ हो गई, 2 टाइम्स वर्क करना हुआ। जो मेल्स होते हैं वो जनरली बस एक ही काम करते हैं, वो बस बाहर जाते हैं, अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाते हैं और फिर उनके काम ख़त्म हो जाता है।
लेकिन बहुत सारी गर्ल्स को दो काम करने होते हैं, घर के अंदर भी काम और घर के बाहर भी काम। इसलिए डबल बर्डन का मतलब हुआ वर्क इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। दैट इज द मीनिंग ऑफ डबल बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, सो डबल बर्डन इज वर्किंग बोथ इनसाइड द हाउस एज वेल एज आउटसाइड द हाउस, या ऑप्शन सी। फिर 15, हु वाज कंसिडर्ड फॉरेनर इन द पास्ट। सो इन द पास्ट any unknown person coming to a village who is not a part of that society or culture was called a foreigner. Now जैसे कि आजकल है, आप फॉरेनर किसको मानते हो? फॉरेनर वो लोग होते हैं जनरली जो कोई बाहरी कंट्रीज होते हैं। जैसे कि आप इंडिया में रह रहे हो तो जो कोई भी इंसान जो किसी एक बाहरी कंट्री से है उसको आप फॉरेनर मानोगे। लेकिन पास्ट में अगर कोई इंसान बोल देते कोई इंसान विलेज ए में रह रहा है और कोई दूसरा इंसान विलेज बी में रह रहा है, तो जो इंसान विलेज बी में रह रहा था वो विलेज ए के लिए फॉरेनर होएगा, और जो इंसान विलेज ए में रह रहा होगा वो विलेज बी के लिए फॉरेनर रहेगा। और ये सेम चीज़ सिटीज़ के लिए भी चलती है। अगर कोई इंसान सिटी में रहता था और कोई इंसान विलेज में रहता था, तब भी जो सिटी वाला इंसान था वो विलेज डिवेलर को भी एक फॉरेनर मानता था। लेकिन आजकल के टाइम में अगर कोई इंसान एक स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करता है तो मैटर नहीं करता, चाहे वो कश्मीर में रह रहा है या तमिलनाडु में रह रहा है, वो सेम कंट्री के पार्ट माने जाएंगे एंड दे विल नॉट बी कंसिडर्ड अ फॉरेनर। लेकिन पास्ट टाइम में ऐसा नहीं होता था। अगर कोई भी अननोन पर्सन किसी एक विलेज में आ रहा है और उस विलेज के सोसाइटी और कल्चर का पार्ट नहीं है तो उसको हम एक फॉरेनर बोलते थे। ठीक है, और साथ में याद रखना, अगर किसी फॉरेनर अगर कोई विलेज लोग जो हैं दो इंसान हैं वो दोनों विलेज ए में रह रहे हैं और चाहे उनकी कास्ट या उनकी रिलीजन चाहे वो दोनों डिफरेंट हो, एज लॉन्ग एज वो दोनों विलेज ए में रह रहे हैं वो फॉरेनर्स नहीं माने जाएंगे। ठीक है, सो इन द पास्ट एनी अननोन पर्सन कमिंग टू अ विलेज हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर वाज कॉल्ड अ फॉरेनर। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे इनके मार्क्स हटा दिए ताकि आप ज़्यादा आसानी से देख सको। लेकिन एक चीज़ नोट करनी है कि जो ये सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 15 to 17, ऑल ऑफ दीज आर 2 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे 2 मार्क क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को सही से याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इन द पास्ट एनी अननोन पर्सन कमिंग टू अ विलेज हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर वाज कॉल्ड अ फॉरेनर। फिर क्वेश्चन 16, वाई व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। जो मुगल लोग थे उनके अंडर सेंट्रल प्रोविंसेस का मतलब क्या होता था? सो दे वर एरियाज कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द मुगल्स। दे इंक्लूडेड दिल्ली, काबुल, मेवाड़, बंगाल, बिहार, गुजरात, सिंध एट्सेट्रा। नाउ जो सेंट्रल प्रोविंसेस थे वो वाले एरियाज थे जिनका रूल था, जो कंट्रोल थे डायरेक्टली बाय द मुगल्स। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? क्योंकि जो मुगल्स है वो एक तरीके से सारे के सारी रीजन को ऑन करते थे, एक वास्ट टेरिटरी थी मुगल्स की। तो यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल का मतलब क्या? वेल ऑल द मुगल्स के पास बहुत बड़ी वास्ट टेरिटरी तो थी, वो हर एक को कंट्रोल नहीं करते थे क्योंकि जो कुछ पार्ट थे, काफ़ी पार्ट जो थी उनकी टेरिटरी के वो एम्प्टी लैंड थे। हाँ, बोल सकते हो कि उनका हाथ था उन लैंड में, लेकिन वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं करते थे। लेकिन जो सेंट्रल प्रोविंसेस थे उनकी स्पेशलिटी ये थी कि उनकी जो गवर्नेंस था, क्योंकि वो जनरली एक टाइप की सिटी होती थी, तो उनका जो गवर्नेंस था वो डायरेक्टली था अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। सो दैट वाज व्हाई दे वर कॉल्ड सेंट्रल प्रोविंसेस। फिर बाद में तो ये तो बता दिया कि सेंट्रल प्रोविंसेस होते क्या थे, लेकिन अब उनका एग्जाम्पल्स भी बताने थे। सो सेंट्रल प्रोविंसेस के एग्जाम्पल्स थे दिल्ली, काबुल, मेवाड़, बंगाल, बिहार, गुजरात, सिंध एट्सेट्रा। ऑल्दो मैंने यहाँ पे तो 7 एग्जाम्पल्स बता दिए, लेकिन आप प्रोबेबली 5 एग्जाम्पल्स भी बता दोगे तब भी सफिशेंट होएगा आपके एग्जाम्स के लिए। सो ये था क्वेश्चन 16। अब ना क्वेश्चन 17 में चलते हैं। Why do the tectonic plates move? So जैसे आप जानते हो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो लार्ज मैसिव स्लैब्स मतलब प्लेन, बहुत सारी
एक बहुत लार्ज, ठीक है, बहुत लार्ज सा प्लेन, बहुत लार्ज सा मैस चीज़, बहुत लार्ज सी चीज़। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, दे वर लार्ज मैसिव स्लैब्स ऑफ रॉक दैट फॉर्म द अर्थ्स लिथोस्फीयर। वो अर्थ के लिथोस्फीयर को फॉर्म करते थे। और दे इंक्लूडेड बहुत द कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि एशिया है, वो भी एक कॉन्टिनेंट्स में इंडिया है, या यूरोप, बहुत सारे कॉन्टिनेंट, जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें भी डिवाइडेड है, और साथ में जो ओशियनिक क्रस्ट है उनसे भी। सो ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती थी ना। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मूव क्यों करती थी। सो द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव because of the heat from radioactive processes within the planet's interior that causes the plates to move, sometimes toward and sometimes away from each other. This movement is called plate motion or tectonic shift. मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया था कि आप अगर बाई चांस आपके पेपर में आ जाएगी इस मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं प्लेट मोशन या टेक्टोनिक शिफ्ट। लेकिन मोस्ट सर्कमस्टांसेस में आपको बस यहाँ तक ही लिखना आएगा, अवे ईच अदर, यहाँ तक ही लिखना आएगा, ठीक है। सो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, जो अर्थ का कोर है, वो वेरी हॉट है। और वो हॉट किस लिए है? रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस जो उसके अंदर होते हैं। सो जो ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस से हीट होती है, ये थोड़ा बाहर भी चले जाती है अर्थ के कोर से। तो जो ये हीट है, दीज कॉज दी टेक्टोनिक प्लेट्स टू मूव, ओके। कभी कभी यार ये अपने टुवर्ड्स मूव करती है, और कभी कभी बार ये अपने अवे भी मूव करती है। कभी बार टुवर्ड्स और कभी कभी बार अवे, दूर जाती है, कभी बार अवे भी जाती है, ठीक है ना। सो अब मैंने ये पूरा सेक्शन है कंप्लीट कर दिया, ये सारे सेक्शन है क्वेश्चन हैं ना। नेक्स्ट पार्ट में सेक्शन बी को पूरा कवर करेंगे। सो आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, लर्न समथिंग न्यू, and best of luck for your SST papers.